हेलो गाइस, चैनल 4 स्पोर्ट्स पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम फाइनल विसल। इस कार्यक्रम में हम वीकली डिस्कस करेंगे कि क्रिकेट को लेकर क्या वो फाइनिंग मोमेंट थे, वो रहे वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीता, भारतीय टीम ने किस तरीके से ग्रो किया और क्या क्या अब तक क्रिकेट से वो मोमेंट रहे हैं जिसको आप डिफाइन करना चाहेंगे। और इन सभी चीजों को लेकर हम स्पेशल कार्यक्रम में हर वीकेंड आपसे मुलाकात भी करेंगे, जहां पर आपको क्रिकेट के एक्सपर्ट और तमाम हस्तियों से रूबरू भी कराएंगे। लेकिन आज हमारे स्पेशल कार्यक्रम में हमारे साथ है हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ दीपक अरोड़ा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ग्राम, थैंक यू हमारे खुद के चैनल में, और थैंक्स टू द व्यूअर्स। उम्मीद करेंगे कि उनको हमारा ये प्रोग्राम और शो पसंद आएगा। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से अगर हम क्रिकेट को देखें, क्योंकि सर आज से पहले क्रिकेट जाना जाता था तो सिर्फ मेंस के नाम से, चाहे वो गली क्रिकेट की बात हो या स्टेडियम में मुकाबले भी होते थे, तो सब हर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ जैसे लेजेंड्स थे और आप काफी टाइम से क्रिकेट को फॉलो करते आ रहे हैं। तो किस तरीके से आप वुमेन्स क्रिकेट टीम की विनिंग को देख रहे हो, क्योंकि इतने सालों बाद जो एक सपना था, क्योंकि 2011 के बाद भारतीय टीम चाहे वो मेंस हो चाहे वुमेन्स हो इतना करीब चली गई थी वर्ल्ड कप के, लेकिन हर बार एक कदम से रह जाती थी। लेकिन इस बार कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम पे वो सपना पूरा किया और 140 करोड़ देशवासियों को एक बार फिर 2011 के बाद वो मोमेंट जीने का मौका मिला। देखिए ग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से विमेन्स क्रिकेट इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। और सबसे बड़ी बात यह लगता है कि जहां पर इस खेल के लिए लोगों में इतना प्यार है। एक टाइम था, अगर आज से हम सिर्फ 2 डेकेड्स पीछे जाएं, 2005 की बात करें, जब वर्ल्ड कप हुआ, जब मिताली राज ने शुरुआत की थी, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी एक बात कही, उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक बात कही कि शायद उनको उस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए शायद 8,000 रुपये फीस मिली थी, स्टेडियम्स एम्प्टी होते थे, बहुत लोग, स्पॉन्सर्स नहीं थे, एनकरेजिंग साइंस नहीं थे, और बहुत लोग स्टेडियम्स के अंदर मैचेस देखने नहीं आते थे क्योंकि विमेन्स क्रिकेट को सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन इस ओवर द पीरियड ऑफ 2 डेकेड्स के अंदर जिस तरह से विमेन्स क्रिकेट इवॉल्व हुआ है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी आप कहें और इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट लेवल पे कहें, तो वो बिल्कुल इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। और इसका मुझे लगता है कि जो पूरा क्रेडिट है, जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत करेज दिखाई, बहुत गट डिटर्मिनेशन दिखाई। बिकॉज जब आप कोई स्पोर्ट्स को खेलते हो, जब आपको व्यूअर्स नहीं मिलते, जब आपको स्टेडियम्स में दर्शक नहीं मिलते, आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जिस खेल को प्यार करते हैं, जिसको पूरा देश इतना प्यार करता है, जहां एक एक प्लेयर सेलिब्रिटी है, आप उसको, उसके स्टारडम को फॉलो करते हैं, आपके रोल मॉडल्स हैं, वहीं विमेन्स क्रिकेट के अंदर उनके लिए गिने चुने चुनिंदा लोग स्टेडियम में जाते थे, वो भी शायद उनके परिवार के लोग या करीबी रिश्तेदार। उस खेल के लिए इस लेवल की एवोल्यूशन होना कि आज डीवाई पाटिल स्टेडियम के अंदर वो फाइनल खेला जाता तो पूरा स्टेडियम पैक्ड था और ऐसे लग रहा था कि शायद सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली एक साथ बैटिंग करने आ गए। द काइंड ऑफ एटमॉस्फियर दैट वाज सो फैसिनेटिंग टू सी। और सबसे बड़ी बात, इतना इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर देखने के बाद जो वहां माहौल रहा, भारत की बेटियों ने उसको पूरा एंजॉय किया, और एंजॉय करने के साथ आज लगभग 150 करोड़ के देशवासियों को जो खुशी और जो मोमेंट्स उन्होंने जीने के लिए दिए, मुझे लगता है कि हैट्स ऑफ टू ऑल दी वुमेन्स क्रिकेटर्स इन इंडिया। साथ ही साथ जो बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट है, जो सपोर्ट स्टाफ है, द क्रेडिट गोज टू ईच एंड एवरी पर्सन जो बिहाइंड द सीन में रह के इनके साथ काम किया लगातार। तो मुझे लगता है कि विमेन्स क्रिकेट इस समय जिस तरह से वैल्यू है, इट इज वेरी मच फैसिनेटिंग टू सी। और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले टाइम में आप विमेन्स क्रिकेटर को भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप शायद हो सकता है ऑटोग्राफ के लिए भागे। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर वुमेन्स क्रिकेट ऑल्सो। सर, वुमेन्स क्रिकेट की बात हो रही है, इसमें एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आप भी शायद इससे मुखातिब रखें, क्योंकि ये एक क्वेश्चन था जब जय शाह बीसीसीआई में थे। जय शाह ने कहा था कि मुझे ये अनफेयर लगता है कि मेंस को इतनी सैलरी मिली जा रही है और वुमेन्स को इतना पे स्केल कम है। जब उन्होंने ये फैसला किया कि मेंस और वुमेन्स को हम इक्वली देखेंगे, और चाहे वो T20 मैच हो, टेस्ट हो या फिर ओडीआई हो, तीनों फॉर्मेट के अंदर जो पे स्केल मेंस को मिल रहा है वही पे स्केल वुमेन्स को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जय शाह का ये जो कंट्रीब्यूशन है वुमेन्स क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, और जब आपको पे स्केल भी अच्छा मिलता है, आपको एडवर्टीजमेंट मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मोटिवेशन आता ही है। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बहुत जेन्युइन और जिसको कहते हैं कि बहुत एनकरेजिंग डिसीजन रहा आईसीसी और जय शाह की तरफ से कि पे स्केल को सेम करना। बिकॉज आप पे स्केल शो करके कहते हो दैट यू हैव कीन इंटरेस्ट इन द विमेन्स क्रिकेट ऑल्सो, और आप उनको उसी लेवल की तवज्जो दे रहे हैं जो आप मेंस क्रिकेट को देते हैं। तो ये अपने आप में है कि आपके अंदर अगर कोई भी थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन आपको लगती भी होगी पहले, तो शायद वो दूर करने का काम किया और एक बहुत
अच्छा स्टेप मैं कहूंगा कि वुमेन्स क्रिकेट के फ्यूचर के लिए। बिल्कुल सर, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे वुमेन्स क्रिकेट की भी बात हो, लेकिन सर अब कुछ ऐसी भी बात है कि देखिए चाहे 90s की बात हो और अब 2020 हमने देखा, 2011 का वर्ल्ड कप हमने देखा, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, तमाम हमने ट्रॉफी भारत आते हुए देखी, लेकिन अब भारत के जिस तरीके से खिलाड़ी हो, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, ग्रो कर रहे हैं 1970 से लेके 2020 तक आपने कितना बदलाव देखा? क्योंकि आप लगातार क्रिकेट फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को आपने खेलते हुए देखा, वीवीएस लक्ष्मण हो, फिर राहुल द्रविड़ हो, और चाहे अमोल पारेकर हो जो वुमेन्स टीम के कोच थे, जिनकी शायद कह सकते हैं कि इंडियन टीम के अंदर बारी नहीं आई, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, तो इन सभी खिलाड़ियों की जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कहेंगे कि इंडियन क्रिकेट जब शुरू में आया था तो डोमिनेंट स्टेज में नहीं था, और हर चीज को जब आप किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे, टीम भले कोई हो, जब इंटरनेशनल लेवल पे आप पहली बार खेलना शुरू करते हो तो उसको टाइम लगता है। आप इनिशियली अगर 100 साल 150 साल पीछे जाएं, अगर हम 80, 90s, 80s की बात करें तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही थे जो क्रिकेट को एग्रेसिवली खेलते थे और प्रोफेशनली खेलते थे। कुछ टाइम के बाद फिर साउथ अफ्रीका ऐड हुई और बाकी कंट्रीज ऐड हुई, सेना कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर इंडियन कंटिजेंट की बात करें तो 1950 के बाद से, अगर हम बात करें उस एरा के बाद से, इंडियन क्रिकेट जो है इवॉल्व होना शुरू हुआ। लेकिन इंडियन क्रिकेट जो रीडिफाइन हुआ, अगर आप रीडिफाइनिंग की बात करें तो मुझे लगता है 1970 के बाद से जब भारतीय क्रिकेट को सीरियसली लिया जाने लगा, और उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है सुनील गावस्कर साहब को, क्योंकि सुनील गावस्कर साहब ने जिस तरह से एडवर्स सिचुएशंस में जाके, फास्ट पिचेस के ऊपर जाके, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में जाकर जिस तरह उन्होंने फास्ट बॉलर्स को खेला, और वो भी सबसे बड़ी बात कि वहां पर उस टाइम पर पिचेस जो होती थी वो ओपन पिचेस होती थी, कवर नहीं की जाती थी, और विदाउट हेलमेट और विदाउट सेफ्टी गार्ड्स के उन्होंने इन बॉलर्स को खेला और ह्यूमंगस एफर्ट्स के साथ इतने रन बनाए। मोर देन 10,000 रन उन्होंने, सुनील गावस्कर साहब ने उस एरा में बनाए। तो वो एक वन ऑफ द रीडिफाइनिंग मोमेंट्स था, जिसको ये कहते हैं कि जिन्होंने भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा आयाम स्थापित किया कि जो सेना कंट्रीज के लोग, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज के लोग, क्योंकि वेस्ट इंडीज का वर्चस्व था उस समय में 70s और 80s के एरा में, उन्होंने गंभीरता से लेना शुरू किया भारतीय क्रिकेट को, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर ये प्लेयर हमारे देश में आकर, हमारे फास्ट बॉलर जिसका कि वो हवा मानते थे कि यार एशियन प्लेयर्स आएंगे, एशियन टीम्स आएंगे तो उनको धराशायी कर देंगे, उनके खिलाफ इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिखाना। तो सुनील गावस्कर साहब मुझे लगता है पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इतने अबंडेंस में रन बनाए और भारतीय क्रिकेट को रीडिफाइन किया। सर 90s 83 के बाद जिस तरीके से क्रिकेट रीडिफाइन हुआ, आप किस तरीके से देख रहे हैं कपिल देव का वो वर्ल्ड कप लेके आना? क्योंकि भारत फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना था, और उसके बाद 2011 में चैंपियन, और उसके बाद अब 2025 में, क्योंकि T20 हो, एशिया कप हो, लेकिन असली मायने में वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला ही होता है। देखिए क्रांत, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि 1983 से पहले, जब उस टाइम पे कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का पूरी तरह से वर्चस्व था, और वेस्ट इंडीज पूरी तरह से डोमिनेंस थी इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर, जहां पर वो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ मैचेस जीत रहे थे। 1975 और 1979 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद 83 वर्ल्ड कप को दे वर द फेवरेट्स अमंग्स द ऑल टीम्स, हु वर लुकिंग लाइकली टू विन द वर्ल्ड कप थर्ड टाइम ऑल्सो। बट वो जो उनका जो बैरियर था, जो उनका जो विजय रथ था, वो रोका भारतीय टीम ने। और भारतीय टीम के लिए मुझे लगता है कि वो एक बेंचमार्क बन गया, वो एक जिसको बोलते हैं ना कि आपने रेज, अपने जो बार था या स्टैंडर्ड था उसको रेज कर दिया। क्योंकि उससे पहले भारतीय टीम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने के अलावा उस लेवल का उनका जो वर्चस्व था वो वर्चस्व नहीं बन पा रहा था। बिकॉज कहते हैं ना कि कोई भी चीज करने के लिए आपको एक जंग जीतनी पड़ती है, जिसके बाद आपका नाम होता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा रीडिफाइनिंग मूवमेंट रहा है उस एरा के अंदर, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट को बहुत सीरियसली लिया जाने लगा, भारत के अंदर भी, विदेशों में भी, और विदेशों की टीम भी ये समझ गई थी कि इस टीम को अब आप हल्के में नहीं ले सकते, आप मिनोज टीम की तरह नहीं ले सकते। तो 1983 का वो वर्ल्ड कप, वो कपिल देव का लॉर्ड्स की बालकनी में ट्रॉफी उठाना, मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट का उस एरा का सबसे बड़ा रीडिफाइनिंग मूवमेंट था, जिसके बाद पूरी तरह से भारतीय क्रिकेट का नक्शा बदल गया। बिल्कुल सर, जिस तरीके से कि क्रिकेट बदला, बल्लेबाज आया, लेकिन सर क्रिकेट के अंदर हम कह सकते हैं कि बैटिंग का जितना बड़ा रोल होता है उतना ही बड़ा गेंदबाजों का होता है। 90s से लेके सर अब तक 5 ऐसे गेंदबाज जो बेहतर से बेहतर चली गए, और उनको देख के आज के जो हमारे यंग प्लेयर हैं, क्या कुछ उनको अब नया सीखने को मिल रहा है? देखिए मुझे लगता है अगर हम वैसे तो 5 बॉलर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबी फेहरिस्त है, बट फिर भी हम एक कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 1980s के एरा की अगर हम बात करें तो कपिल देव
अनडिस्प्यूटेडली एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने फास्ट बॉलिंग को के साथ साथ उनके रिकॉर्ड बोलते हैं, स्विंग और सीम बॉलिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं था. सो कपिल देव उस एरा के अंदर ही वाज अप विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड. बात करें 90s के एरा के, तो मुझे लगता है 90s के एरा में 2-3 प्लेयर ऐसे थे, जैसे बात करें अनिल कुंबले और जवाहरलाल श्रीनाथ जो थे, वो उसी समकक्ष समय में खेले. तो दोनों की अपनी क्वालिटीज थी. अनिल कुंबले वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, और जवाहरलाल श्रीनाथ जब कपिल देव रिटायर हुए तो उसके बाद ये वैक्यूम था कि उनकी जगह को फिल कौन करेगा, बिकॉज कपिल देव बूट्स वाज सो बिग कि उस जगह को फिल करने के लिए कोई ऐसा बॉलर चाहिए जो उनकी जगह फिल कर सके. हालांकि बॉलर के तौर पे जवाहरलाल श्रीनाथ वाज वेरी गुड, बट क्योंकि कपिल देव एक ऑलराउंडर भी थे, उनकी बैटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज थी, तो वो उस मामले में उनका एज था. बट अगर उस एरा की बात करें 90s की, तो मुझे लगता है अनिल कुंबले और जवाहरलाल श्रीनाथ जो ये दो बॉलर्स थे. अगर हम 2000 के एरा की बात करें, 2000 के एरा के बात करें, तो 2-3 बॉलर्स ऐसे रहे जो मुझे लगता है कि जो स्टैंड आउट रहे. हरभजन सिंह, क्योंकि हरभजन सिंह 2098 से लेकर लगभग 2013-14 तक भारतीय टीम में खेले लगातार, और वो जो 2000 का शुरुआती एरा था, जहीर खान और हरभजन सिंह, ये दो बॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने उस समय भारतीय क्रिकेट का पूरी जिम्मेवारी अपने कंधों पे ली और बड़ी बखूबी निभाया. और जहीर खान ने न केवल इंडिया बल्कि विदेशों में जाकर भी बहुत मैच विनिंग स्पेल्स किए. तो उस एरा के अंदर अगर हम 2000 के अर्ली एरास की बात करें, फर्स्ट डेकेड की बात करें, तो मुझे लगता है ये बॉलर थे. और अगर हम बात करें 2010 के बाद से 20, 24, 25 तक, तो मुझे लगता है कि 3-4 बॉलर्स ऐसे रहे जो स्टैंड आउट रहेगा. स्पिनर्स की बात करें तो मुझे लगता है रविचंद्रन अश्विन, यू कैन नॉट इग्नोर हिज नेम. रविचंद्रन अश्विन, ही वाज आल्सो एट पार विद द बेस्ट. उनके रिकॉर्ड्स बोलते हैं उनके लिए मोर देन 500 विकेट्स इन द टेस्ट एरिना आल्सो. एंड अपार्ट फ्रॉम रविचंद्रन अश्विन, पेस बॉलिंग अटैक में करें तो मुझे लगता है कि दो ही नाम मेजरली सामने आते हैं, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह. आई थिंक मुझे लगता है कि उसके लिए दे डू नॉट नीड एनी स्टैट्स और एनीथिंग. उनको किसी भी तरह की जस्टिफिकेशन की, उनकी परफॉर्मेंसेज आर एक्सेप्शनल. मोहम्मद शमी ने सिंगल हैंडेडली बहुत मैचेस जिताए. आज भी हम भूल नहीं सकते कि जो लास्ट वर्ल्ड कप 2025 में हम फाइनल, हालांकि ऑस्ट्रेलिया सारे, सेमीफाइनल में 7 विकेटें उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ली थी और बहुत सारे ऐसे मैच विनिंग स्पेल्स करे. और जसप्रीत बुमराह, he is unbelievable, he is simply unbelievable. He does not need any justification for any of his performances. सर, आपने कपिल देव सर का जिक्र किया, लेकिन सर कपिल देव जिस तरीके के ऑलराउंडर थे, बल्लेबाजी करते थे, गेंदबाजी करते थे, कपिल देव की झलक आज की टीम इंडिया में आप किस खिलाड़ी में देखते हैं? देखिए, अगर किसी के साथ उनका कंपैरिजन करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल अगर आप ये सोचो कि ऑलराउंडर की भूमिका पूरी कौन करता है, तो मुझे लगता है द मोर क्लोजेस्ट इज हार्दिक पांड्या, बिकॉज वो पेस बॉलिंग करते हैं, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं. और अगर आप स्पिन में बात करो कि ऑलराउंडर की भूमिका में अगर कोई ऐसा स्पिन बॉलर हो जो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग अच्छी कर सकता हो, तो रविंद्र जडेजा इज स्टैंड आउट्स फ्रॉम ऑल द अदर प्लेयर्स. क्योंकि सर देखिए, क्रिकेट की जब जब बात होती है तो टेस्ट क्रिकेट की बात ना हो, ऐसा अधूरा लगता है कि हमने टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं करी. क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा क्रिकेट है, क्योंकि लगातार टेस्ट क्रिकेट की जब भी बात होती है तो दर्शक चाहते हैं कि वो पुरानी चीज है. क्योंकि अब के टेस्ट क्रिकेट में और पुराने टेस्ट क्रिकेट में सर क्या फर्क था? क्योंकि 5 अगर हम ऐसी पारियों की बात करें जो भारत की विदेशी सरजमी पर सबसे ऐतिहासिक पारी हो, चाहे वो 90s की हो या फिर अब की अगर हम 2010, 2005 की, जो भी सर आपकी बेस्ट इनिंग्स हो, क्योंकि 5 ऐसी पारियों आप याद गिनाए या जिस जो आपको याद हो जो सबसे शानदार भारत की पारियां विदेशी सरजमी पर रही हो. देखिए, अगर हम पारियों की बात करें इंडिविजुअल भारतीय, चाहे वो इंडियन में हो, तो मुझे लगता है कि लंबी फेरिस्त है. सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारी पारियां खेली, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सुनील गावस्कर, बहुत सारे प्लेयर्स रहे जिन्होंने बहुत सारी पारियां खेली. लेकिन कुछ एक पारियां जिसको कहते हैं कि ऐसी होती है जिनको आप कहते हो कि टेस्ट के अंदर वो डिफाइनिंग मोमेंट थे. तो मुझे सबसे पहले याद आती है सुनील गावस्कर साहब की वो 236 रन की पारी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, क्योंकि वो टाइम था जब वेस्ट इंडीज पेस अटैक का पूरी डोमिनेंस थी. उनके सामने वो उस तरह का स्कोर करना एक इंडियन एरा के लिए बिल्कुल रीडिफाइनिंग मोमेंट था कि छोटे से 5 फुट 2-3 इंच का एक प्लेयर जाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर इतनी एग्रेसिव ने, इतने शांत और अपनी टेक्निक के दम पर उनको स्टैंड आउट कर पाया और इतने रन बना पाया. इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, जिसकी टेस्ट मैचेस में बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस रही, वो रही वीवीएस लक्ष्मण की 2001 में कलकत्ता में खेली गई वो पारी, जो फॉलो ऑन के बाद जब राहुल द्रविड़ और उनकी दोनों की पार्टनरशिप हुई थी और उन्होंने पूरी उस सीरीज का नक्शा पलट दिया था, जिसको स्टीव वॉग अपनी लास्ट सीरीज बोलकर भारत में खेलने आए थे और जिसको नाम दिया गया था फाइनल फ्रंटियर का. वीवीएस लक्ष्मण ने उनके विजय रथ को रोका था और राहुल द्रविड़ ने 16 टेस्ट विन के बाद 281 रन की पारी, मुझे लगता है वो शायद
भारत की नहीं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर इनिंग्स प्लेड व्हाइल फॉलोइंग ऑन, उस प्रेशर में, उस सर्कमस्टेंस में, जब आपको लगता है कि आप ये मैच हार गए तो आप सीरीज हार जाओगे, वहां पर वो मेंटल टफनेस और टेक्निक का परिचय, दैट वाज अनबिलीवेबल। इसके बाद अगर हम, मुझे तीसरी पारी जो ध्यान आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पारियों में से, तो मुझे लगता है वो राहुल द्रविड़ की 2003-04 में खेली गई एडिलेड में 233 रन की पारी, जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मोर देन 500 रन स्कोर किए थे, रिकी पॉन्टिंग ने डबल सेंचुरी बनाई थी। उस पारी में जब ये लग रहा था कि दूसरा मैच, क्योंकि पहला मैच जो मुझे ध्यान आ रहा है शायद वो ड्रॉ हुआ था थोड़ा रेन की वजह से, उस सीरीज का जो 5 मैच टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, दूसरा मैच ही एडिलेड में खेला जा रहा था और राहुल द्रविड़ ने 233 रन का स्कोर किया था। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि राहुल द्रविड़ ने दूसरी पारी में भी 74 रन नॉट आउट बनाए थे, मोर देन एग्रीगेट 300 से ज्यादा रन बनाए थे, और उस पारी के बदौलत ही भारत 500 से ज्यादा रन बना पाया था और दूसरी पारी में जल्दी आउट करके ऑस्ट्रेलिया को पहली बार बहुत लंबे अंतराल के बाद वो ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पर टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ था। सो तीसरी मुझे जो सबसे सिग्निफिकेंट इनिंग लगती है, मुझे लगता है वो, उसके बाद अगर हम बात करें, हालांकि वो रन्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन अगर उसको मैच के इंपॉर्टेंस के हिसाब से, उस सर्कमस्टेंस के हिसाब से किया जाए, तो मुझे लगता है वो मोहाली का टेस्ट मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। शायद उसमें भारत पीछा कर रहा था, शायद 210 या 12 रन का पीछा कर रहा था, और भारत के 110-15 रन के आसपास 8 आउट हो गए थे। वीवीएस लक्ष्मण और ईशांत शर्मा क्रीज पर थे, तो दोनों 9th विकेट के लिए 90 रन की, 80-90 रन की पार्टनरशिप करते हैं और एक विकेट से भारत वो मोहाली टेस्ट जीतता और उसमें 90 या 95 के आसपास नॉट आउट वीवीएस लक्ष्मण रहते हैं, और वो द फाइनेस्ट मैच डिफाइनिंग थी, जहां पर 8 विकेट गिर गए, 100 से ज्यादा रन चाहिए, सिर्फ 2 बैट्समैन बचे हैं। तो मुझे लगता है कि वो इन टर्म्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैच वो बहुत बड़ी इनवैल्यूएबल इनिंग थी। दैट वाज, आई फील दैट वाज 4th मोस्ट वैल्यूएबल इनिंग प्लेड बाय एनी इंडियन, यू नो। और अगर 5वीं इनिंग की बात करें, ऐसी इनिंग जो मेरे जहन में आती है, तो मुझे लगता है जो 2020 में शायद भारत ने पीछा करते हुए मोर देन 330 रन बनाने थे एडिलेड, लास्ट जो मैच था शायद ऑस्ट्रेलिया इंडियन सीरीज का ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो भारत अगर वो मैच हार जाती तो ऑस्ट्रेलिया वो 2-1 से सीरीज जीत जाती, क्योंकि 1-1 से बराबर थे। ऋषभ पंत ने अंतिम दिन वो 90+ की जो नॉट आउट पारी खेली थी, मुझे लगता है वो बहुत उसके मायने, हालांकि स्कोर देखने में 90 रन लगता है, बट उसकी सिग्निफिकेंस शायद 250-300 की थी, क्योंकि उस 90 रन की पारी, मोर देन 90 रन की पारी ने भारत को मैच जिताया, और ना केवल मैच जिताया बल्कि भारत को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जितवाई थी। बिल्कुल सर। और सर देखिए, अगर जब जब टेस्ट के साथ व्हाइट बॉल क्रिकेट की भी बात होती है, तो भारतीय टीम ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, इन सभी विदेशी टीमों को डोमिनेट किया है। लेकिन हमेशा जब भी व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात होती है, एक ऐसे मैच की बात होती है कि भाई सबसे बड़ा मैच कौन सा था, तो दर्शकों को हमेशा वो 2011 का वनडे वर्ल्ड कप भी याद आता है। लेकिन सर कुछ ऐसे मैचेस जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, क्योंकि क्रिकेट की बुक में कुछ ऐसे भी मैचेस हो जाते हैं जिनका जिक्र कोई नहीं करता, लेकिन वो एक यादगार मैचेस होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय क्रिकेट के अंदर बहुत सारे मोमेंट, बहुत सारे मैचेस ऐसे रहे हैं जो वाकई में रीडिफाइन रहे, जिन्होंने भारतीय लोगों को बहुत खुशियां दी हैं और बहुत सेलिब्रेशन के मौके दिए। लेकिन मुझे जो अपने जहन में जो, क्योंकि मुझे लगभग ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स का टाइम हो गया क्रिकेट को देखते हुए क्लोजली, और उससे पहले के भी मैंने जो चीज़ों को फॉलो किया है, मुझे लगता है कि 5, 6, 7 मोमेंट्स ऐसे हैं जो वाकई में ही, जो भारतीयों को शायद सबसे ज्यादा प्राउडेस्ट मोमेंट रहे हो और खुशी मिली होगी। सबसे पहला मोमेंट था 1983 का, अनडाउटेडली वो 1983 का वो वर्ल्ड कप का मैच जीतना, वर्ल्ड कप जीतना, वेस्ट इंडीज को हराना, और लॉर्ड्स की बालकनी में वो जो उनको कप मिला था और वर्ल्ड कप जीते, दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट मुझे लगता है जिसने करोड़ों भारतीयों को खुशियां दी। उसके बाद जो मुझे सेकंड मोमेंट जो भारतीयों को लगता है कि जो सबसे ज्यादा खुशी मिली, वो थी शायद कलकत्ता में ईडन गार्डन में जो मैच खेला गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, 96 विल्स वर्ल्ड कप का जो क्वार्टर फाइनल था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था। मुझे लगता है कि शायद देशवासियों ने उस दिन वाकई में दिवाली बनाई होगी और बहुत जबरदस्त उत्साह था, क्योंकि वो मैच मैंने खुद टीवी पे देखा था, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वो एंथो और वो जो जोश था वो किस लेवल का जोश था। ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई जंग हो रही है और वो भारतीयों को मिला। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो सौरव गांगुली का लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टी शर्ट उतारना और उसको इस तरह से घुमाना, वो जवाब था एंड्रू फ्लिंटॉफ का, जो उन्होंने भारत में आके अपनी टी शर्ट उतारी थी और जो सीरीज 7 मैचेस की थी 3 दिन से बराबर किया था, वो जवाब था एंड्रू फ्लिंटॉफ की उस टी शर्ट का और वो लहराने का कि आप भारतीयों को इंग्लैंड में आकर आपके, जिसको मक्का कहा जाता है, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, आपको हरा सकते हैं। तो 2002 का जो नेटवर्क फाइनल था, मुझे लगता है उसने बहुत एक असीम खुशी भारतीयों को दी और एक सेल्फ बिलीफ दिया था, क्योंकि भारत बहुत सारे फाइनल्स में पहुंचकर हार गया था
और वहां पर भी स्थिति एक बार ऐसी बन गई थी, लेकिन इवेंचुअली युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की जो जो पारी थी उसने भारतीयों को वो खुशी दी, और वो आज भी मुझे लगता है शायद सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से भारतीय क्रिकेट के, जो सौरव गांगुली का अपनी टी शर्ट उतार के लहराना, और उसके बाद कौन भूल सकता है आखिरी शॉट 6 मारना महेंद्र सिंह धोनी का 2011 का वर्ल्ड कप मुंबई स्टेडियम 28 साल बाद, जहां पर तिरंगा झंडा, आमिर खान जोश के साथ, पता नहीं कितने सितारे, कितने सेलिब्रिटीज, पूरे स्टेडियम के अंदर खचाखच भरा हुआ था, और महेंद्र सिंह धोनी का वो लास्ट जो भी जिस बॉल पे 6 मारा था, वो शायद मुझे लगता है कि जिसको बोलते हैं ना कि कोई ऐसी चीज होती है जो लोगों के दिलों पे अंकित हो जाती है, उनकी जिंदगी पे अंकित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक ऐसा मोमेंट था जो मुझे लगता है कि हमेशा के लिए भारतीयों की यादों में खुशियों को लेकर सहेज गया। और उसके बाद 2 मोमेंट्स मुझे और याद आते हैं। 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जो भारत ने इंग्लैंड में हराया था 2013 का महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में, और 2025 में जो दुबई में खेला गया इंडिया और न्यूजीलैंड का, जो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी दुबई के अंदर फाइनल खेला जो भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। तो मुझे लगता है ये कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा, जिसको बोलते हैं मोटिवेशन और खुशी, जिन्होंने भारतीय दिलों को दी। बिल्कुल सर, क्योंकि सर देखिए, चाहे जब स्कोर बोर्ड पे मैदान में एक टारगेट सेट होता है कि भाई आपको मैच जीतने के लिए इतना स्कोर चाहिए, लेकिन एक पार्टनरशिप जो होती है मैच के अंदर वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बिना पार्टनरशिप के आप मुकाबला नहीं जीत सकते। चाहे वो 90s की बात हो या अब की बात करें, तो सर कुछ ऐसी पारी हैं जो ऐसी पार्टनरशिप हो जो उस समय से लेके अब तक आप देखते हैं कि वो झलक आपको अब किन खिलाड़ियों में दिखती है। क्योंकि जिस तरीके से सुनील गावस्कर हो, आपने अभी जिक्र किया राहुल द्रविड़ का, वीवीएस लक्ष्मण की जोड़ी थी, अगर अब के दौर में हम बात करें तो रोको की जोड़ी हिट बताई जाती है। तो आप उन पारियों को और आज की पारियों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कहीं ना सिचुएशंस का और उसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि क्रिकेट थोड़ा एग्रेसिव हुआ है। आप पहले बात करो तो पहले 2 ही फॉर्मेट थे मेजरली, टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट। आज एक फॉर्मेट और बड़ा है, T20 क्रिकेट का फॉर्मेट बढ़ गया, जिससे क्रिकेट एग्रेसिव हुआ है, फास्ट हुआ है, पेस हुआ है। सबसे बड़ी बात कि पहले अगर आप टेस्ट क्रिकेट में देखोगे तो बहुत ज्यादा इंप्रोवाइजेशन नहीं होती थी, मैचेस में बड़ा स्टेडीली खेला जाता था, टेक्निक के हिसाब से खेला जाता था। जो कोचेस थे वो भी प्लेयर्स को गाइड करते थे कि वी में खेलो, ग्राउंड पे खेलो, लॉफ्टेड शॉट्स नहीं मारने। फिर वनडे आया, वनडे के अंदर फिर पहले 15 ओवर के अंदर क्रिकेट को रिडिफाइन किया गया कि जो एरियल शॉट्स खेले जाने लगे 15 ओवर में, प्लेयर्स के ऊपर से खेले जाने लगा। फिर उसके बाद T20 आया, जब 2004-05 के बाद T20 आना शुरू हुआ, फिर उसने ऑल टुगेदर क्रिकेट के पूरे स्वरूप को बदल दिया। अब आप देखेंगे कि जिसको आजकल प्लेयर ऐसे AB डिविलियर्स थे जिनको 360 डिग्री प्लेयर कहा जाता था, फिर अभी सूर्य कुमार यादव में 360 डिग्री प्लेयर बोला जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो हर एंगल से शॉट खेल सकते हैं। आप जहां पर इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि वहां पर भी बॉल 6 लग सकता है, आप वहां पर देखेंगे बड़े फ्रिक्वेंटली 6 लग रहे हैं। तो क्रिकेट के अंदर टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग होने से आप बहुत इजीली चीजों को ग्रैब कर सकते हो, अपनी गलतियां आंक सकते हो, सामने वाली चीज की प्लस और माइनस को असेस कर सकते हो। पहले टेक्नोलॉजी उतनी डोमिनेंट नहीं थी, और साथ ही साथ जिस तरह से आज बॉलर्स और जो बैट्समैन हैं वो इम्प्रोवाइज जितना स्ट्रांगली करते हैं, तो मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले में बॉलर्स की जो स्थिति थी, खासतौर पेस बॉलर्स की, वो स्थिति मजबूत हुआ करती थी। T20 आने के बाद मुझे कई बार बड़ी दया भी आती है कि बेचारे जब देखो, मतलब धुरंधर से धुरंधर बॉलर भी जो है वो कई बार T20 में 4 ओवर में 70 रन देके बैठे होते हैं, तो देख के लगता है कि ये बेचारा इतना स्ट्रांग बॉलर है। मतलब माइकल स्टार्क जैसा प्लेयर, जोश हेजलवुड जैसा प्लेयर, वो भी बेचारे 60-65 जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर वो भी देके बैठे, बिकॉज कारण है कि प्लेयर्स इतनी इंप्रोवाइजेशन करने लगे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन करंट लॉट ऑफ प्लेयर्स, कि उनको रोकना ही बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सर। और सर अगर बात करें टेस्ट की, ODI की, T20 की, तो इन तीनों फॉर्मेट को लेकर अगर हम ऑल टाइम फेवरेट प्लेइंग 11 बनाना चाहे तो सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं। आपकी ऑल टाइम टेस्ट क्रिकेट के अंदर कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जिनको आप पिक करना चाहेंगे? देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो मुझे लगता है कि बड़ी क्लियर सी एक पिक्चर सामने आती है। मुझे लगता है कि अगर भारत की ऑल टाइम टेस्ट 11 की बात करें तो नंबर 1 और 2 पे जो प्लेयर्स रहेंगे, आई थिंक वो सुनील गावस्कर साहब और वीरेंद्र सहवाग रहेंगे अनडाउटेडली, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है। अगर हम 1 डाउन की बात करें तो मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ फिट्स दैट प्लेस। 2 डाउन की बात करें तो मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर वो ऑब्वियस चॉइस है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई विकल्प नहीं है। देन कम्स नंबर 5 और 6, तो मुझे लगता है विराट कोहली और वीवीएस लक्ष्मण एक आइडियल वहां पर आपके लिए रहता है कि विराट कोहली जैसा प्लेयर हो जो टेक्निक में फ्लुएंट एग्रेशन से खेलने वाला हो, वीवीएस लक्ष्मण जो टेक्निक के साथ एलिगेंस के साथ खेलने वाला प्लेयर, लंबी पारियां खेल सकता हो, लंबी पार्टनरशिप कर सकता हो, इनिशियल विकेट देता है। 7वें नंबर पे विकेट कीपर बैट्समैन चॉइस ऑफ कोर्स एंड अनडाउटेडली इज MS धोनी, बिकॉज द काइंड ऑफ ऑरा वो जो पोजेस करते हैं, जो उन्होंने भारतीय क्रिकेट को दिया है अपने कूल दिमाग से, जो उनकी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रही है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड एंड दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। मुझे लगता है MS धोनी इज द ऑब्वियस चॉइस फॉर दैट।
और अगर हम बात करें चार उन प्लेयर्स की जो और प्लेयर्स जो बॉलिंग लाइनअप में, मुझे लगता है कि 8वें नंबर पर कपिल देव कैन बी वन ऑफ द ही कैन फिट्स इनटू द रोल वेरी वेल एज एन कैप्टन ऑल्सो, बिकॉज कपिल देव के अंदर वो क्वालिटीज थी, ऑलराउंडर थे, सीम और स्विंग बॉलिंग करते थे। अब अगर बात करें स्पिनर्स की तो मुझे लगता है अनिल कुंबले उसमें 8वें के बाद 9वें नंबर पर अनिल कुंबले एक ऑब्वियस चॉइस लगते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एक और स्पिनर की बात करें, अनिल कुंबले लेग स्पिनर थे, तो मुझे लगता है कि माय पर्सनल चॉइस वुड बी रविचंद्रन अश्विन हरभजन सिंह से ऊपर, बिकॉज रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग के साथ साथ उनकी जो बैटिंग की एडवांटेज है दैट थोड़ा सा वो बैलेंस आउट करती है, तो मुझे लगता है कि वो रहेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 11वें नंबर के ऊपर जसप्रीत बुमराह, मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह वुड बी द 11th। और थोड़ा सा हार्श कहूंगा तो मुझे लगता है जहीर खान गेट्स इनटू द 12th स्पॉट, कि वो 12वें नंबर पे आते हैं, क्योंकि 4 ही बॉलर्स आप अकोमोडेट कर सकते हैं, 2 स्पिनर्स एंड 2, तो मुझे लगता है कपिल देव इज वन ऑफ द ऑलराउंडर बॉलर, क्योंकि वो ओपनिंग बॉलिंग करते थे, एंड जसप्रीत बुमराह इज द ऑब्वियस चॉइस। सर हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, जो आपने ऑल टाइम प्लेइंग 11 बनाई, इसमें आप कप्तान किसको रखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी या कपिल देव? देखिए मुझे लगता है कि ऑन सीनियोरिटी बेसिस एंड द काइंड ऑफ ऑरा कपिल देव, मुझे लगता है एमएस धोनी से पूछेंगे, वो कहेंगे नहीं आप कपिल देव को बनाइए जी, आप मुझे मत बनाइए, ही डिजर्व्स टू बी ऑन दैट लॉट। सो आई थिंक कपिल देव डिजर्व्स टू बी द कैप्टन ऑफ दिस टीम। और सर अगर वनडे की बात करें और T20 की बात करें, क्योंकि आपने कहा कि वनडे और T20 में जिस तरीके से क्रिकेट इंप्रोवाइज हुआ है, T20 अलग लेवल पे जा रहा है और वनडे, तो वहां पे आप ऑल टाइम प्लेइंग 11 कैसे देखते हैं सर? देखिए अगर इंडियन टीम की बात करें तो ओपनिंग की लॉट की बात करें तो मुझे लगता है वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर अनडाउटेडली, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट खेला है कोई स्कोप ऑफ बात बचती नहीं है मुझे लगता है। उसके बाद वन डाउन की अगर हम बात करें वनडे के अंदर, तो अनसंग हीरो ऑफ इंडियन क्रिकेट, द एग्रेशन, द रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, विराट कोहली। विराट कोहली के बाद अगर हम नंबर 4 की बात करें तो रोहित शर्मा, बिकॉज ओपनिंग वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के पास जाती है, तो रोहित शर्मा की बात। नंबर 5 पे बात करें तो युवराज सिंह फिट्स इनटू दैट, बिकॉज उन्होंने बहुत चेस करते हुए बहुत डिफाइनिंग मैचेस खेले हैं, बहुत सारी पारियां ऐसी खेली जो अकेले अपने दम पर उन्होंने भारतीय टीम को मैचेस जितवाए हैं। अगर आप 6ठे नंबर पे बात करें तो थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लगेगा, क्योंकि मैं टीम को बैलेंस करने के लिए मुझे लगता है 6ठे नंबर पे आई हैव केप्ट हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इसलिए क्योंकि वो जिस तरह की इंस्टिंक्ट लेकर आते हैं, आज वनडे क्रिकेट जिस तरह का एग्रेसिव क्रिकेट खेला जाता है वो बॉलिंग के साथ आउट करते हैं, तो ऑन द 6th नंबर लॉट आई हैव केप्ट हार्दिक पांड्या। ऑन 7th नंबर आई हैव केप्ट एमएस धोनी। अनडाउटेडली उसमें कोई डिबेट का इशू नहीं है कि एमएस धोनी ही 7वें नंबर पे एज अ विकेट कीपर बैट्समैन रहेंगे। 8वें नंबर की बात करें तो फिर से कपिल देव साहब, क्योंकि कपिल देव साहब का कोई विकल्प आज तक इतने साल रिटायर होने के बाद भी उस लेवल का प्लेयर आज तक दोबारा कभी बन नहीं पाया। और अगर हम बात करें 3 और प्लेयर्स जो बॉलिंग में फिलर हो, तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स के अंदर यहां पर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह, क्योंकि ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर का कॉम्बिनेशन। और एट लास्ट ऑन नंबर 11 अगेन जसप्रीत बुमराह टेक्स द नंबर 11 स्पॉट। और सर T20 देखिए, क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे आपको गेंदबाज भी ऐसे चाहिए जो आपको कम समय में विकेट निकाल के दिखा, और बल्लेबाज ऐसे चाहिए कि जो पावर प्ले में आपको 60 से 70 का स्कोर सेट कर दे। तो T20 की ऑल टाइम प्लेइंग 11 आप कैसे पिक करते हैं? देखिए T20 11 की बात करें तो मुझे लगता है आज के करंट सिनेरियो को आप इग्नोर नहीं कर सकते और आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो मुझे लगता है अभिषेक शर्मा एक वन ऑफ द ऑब्वियस चॉइस रहेगा आपके नंबर 1 स्पॉट के लिए, और वीरेंद्र सहवाग के साथ वो ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं इस लॉट में। रोहित शर्मा, बिकॉज रोहित शर्मा का रिकॉर्ड जो रहा है T20 के अंदर बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है, मुझे लगता है 3 या 4 5 सेंचुरीज भी हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली नंबर 3 और 4 पे, क्योंकि विराट कोहली ने बहुत सारे T20 के अंदर मैचेस जिताए हैं। नंबर 5 पे ऑफ कोर्स 6 सिक्सेस मारने वाले युवराज सिंह के बिना आप T20 इमेजिन नहीं कर सकते द काइंड ऑफ लॉन्ग हिटिंग हैंडल कैपेसिटी ही हैज। सो नंबर 5 इज युवराज सिंह। देन अगेन नंबर 6 हार्दिक पांड्या, स्ट्रॉन्ग हिटिंग, लॉन्ग सिक्सेस हिटिंग के लिए, एग्रेसिव क्रिकेट, बॉलिंग के कॉम्बिनेशन के साथ बैलेंस आउट करने के लिए। नंबर 7 पर अगेन एमएस धोनी की बात करें, विकेट कीपर बैट्समैन एमएस धोनी। अब नंबर 8 पे बात करें तो यहां पर मुझे लगता है रविंद्र जडेजा गेट्स इनटू द प्लेस, बिकॉज वो बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग तीनों का जो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, जो आपको T20 के अंदर चुस्त दुरुस्त फील्डर भी चाहिए, आपको बैट्समैन भी ऐसे चाहिए जो लास्ट में 8वें नंबर पे आके चौके छक्के मार सके, तो रविंद्र जडेजा फिट्स इनटू दैट प्लेस। 9वें नंबर पे हम बात करें तो मुझे लगता है कि एक ऐसा बॉलर चाहिए आपको जो थोड़ी सी मिस्ट्री बॉलर हो, तो कुलदीप जो है वो वहां पर फिट इन होते हैं 9वें नंबर के ऊपर। 10वें नंबर और 11वें नंबर के ऊपर मुझे लगता है 2 फास्ट बॉलर्स आई हैव केप्ट, जहीर खान, बिकॉज जहीर खान सीम स्विंग के साथ स्लो बाउंसर, लूपी बाउंसर, शॉर्ट जिसको बोलते हैं कि आप शॉर्ट पिच बाउंसर्स मार लेते हैं, और जसप्रीत बुमराह अगेन ऑन 11। सो आई थिंक दिस वुड बी दी
T20 ऑल टाइम फॉर इंडियन टीम। बिल्कुल सर एक सवाल ऐसा है कि देखिए क्रिकेट हर कोई देखता है, क्रिकेट ने हमें कुछ ऐसे मोमेंट्स दिए हैं जिनको देखकर हम आज भी खुश होते हैं, चाहे वो पुराने मैचेस हो, कपिल देव का वो विनिंग मोमेंट हो, वर्ल्ड कप वाला 2011 का वो वर्ल्ड कप मोमेंट हो, लेकिन सर कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें याद कर भारतीय फैंस के दिल में आज भी ये लगता है कि यार शायद ये वाला मैच हम जीत जाते। 5 वो ऐसे मोमेंट्स जिनको आप हटाना चाहेंगे और कुछ जिनको आप यादगार बनाना चाहेंगे। देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें उन मोमेंट्स की कि भारत जिन मोमेंट्स को अपनी मेमोरी से इरेज करना चाहेगा, जो लगता है कि जो शायद भारतीयों को सबसे ज़्यादा पेन उन मोमेंट्स के लिए भारतीयों को हुआ, उन मोमेंट्स को, और वो चाहेंगे कि अपनी मेमोरी से इरेज कर दें, तो मुझे लगता है पहला मोमेंट जो भारतीय क्रिकेट के फैंस चाहेंगे वो था 96 का इंडिया और श्रीलंका का सेमीफाइनल मैच जो वर्ल्ड कप का था, जिसमें अच्छे खासे स्पीड पे भारतीय टीम चल रही थी और 96 के आसपास एक विकेट थी और सडनली 100 कोलैप्स हो जाता है और 120 पे 8 हो जाते हैं और इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है। सचिन तेंदुलकर बहुत बढ़िया खेल रहे थे, सडनली वो एक स्टंप आउट होते हैं। वो एक ऐसा मोमेंट था, मुझे लगता है कि हर भारतीय चाहेगा कि काश वो अपनी मेमोरी से इरेज कर देते। दूसरे अगर मोमेंट की आप बात करो तो मुझे लगता है कि वो 2003 का वर्ल्ड कप था, फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पहला मैच मुझे आज भी ध्यान आ रहा है क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के अंदर वर्ल्ड कप खेला गया था। पहला मैच भारतीय टीम ने शायद 125 या कुछ रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ लीग मैच हुआ था और भारतीय टीम हार गई थी। उसके बाद वो सारे लीग मैचेस जीते और बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। सिर्फ उसके बाद एक और मैच हारे और वो था वर्ल्ड कप का फाइनल, जो ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन बनाए थे 2 विकेट पे, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने 140 से ज्यादा का स्कोर किया था। वो हार्ट ब्रेक था इंडियंस के लिए क्योंकि 1983 के बाद भारतीय टीम पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल पहुंची थी। उम्मीदें जाग रही थी, सारे देशवासी प्रे कर रहे थे, बहुत कुछ उम्मीदें थी कि भारत कप इस बार लाएगा, लेकिन वो बिल्कुल हार्ट ब्रेक था। एक और मुझे उससे पहले का एक मैच याद आता है, मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का दौरा कर रही थी 99 के अंदर, मुझे लग रहा है 274 या 275 रन का टारगेट दिया था पाकिस्तान ने और भारत के शायद मुझे लगता है 57 के आसपास 5 या 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। वहां सचिन तेंदुलकर और नयन मोंगिया की एक बड़ी लंबी पार्टनरशिप होती है 150-200 रन के आसपास और भारत शायद वो मुझे लग रहा है 12-14 रन से ये मैच हारा था लास्ट में, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को उस मैच में बैक में बार बार प्रॉब्लम हो रही थी, वो बार बार ट्रीटमेंट भी ले रहे थे और शायद उन्होंने 137 रन की एक बहुत शानदार पारी खेली थी। बट वो जो मोमेंट है, मुझे आज भी लगता है कि जो जितने लोग वहां ग्राउंड में थे, एवरीबडी वाज क्राइंग बिकॉज एवरीबडी वाज होपफुल कि जो सचिन ने नयन मोंगिया के साथ वो पार्टनरशिप की थी, इंडिया वाज इनटू द टचिंग डिस्टेंस फ्रॉम अ विन। लेकिन सर हम यंगस्टर से आप पूछे तो आप वो 2023 का वर्ल्ड कप अहमदाबाद वाला उस मोमेंट को सर आप किस तरीके से देखते हैं? 2023 का मोमेंट, मुझे लगता है 2 मोमेंट, जो 2019 का जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी था, जो लास्ट में MS धोनी रन आउट हुए थे, मुझे लगता है ये 2 मोमेंट्स और थे जो हर भारतीय अपनी मेमोरी से इरेज करना चाहेगा। जो 2024 के अंदर वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ और ऑस्ट्रेलिया 248-49 रन इंडिया ने बनाए थे और वहां पर भी इंडिया एक पोजीशन में था जब 47-48 रन पे 3 आउट ऑस्ट्रेलिया के हो गए थे और वो इंडिया के ग्राफ से मैच निकल गया और वर्ल्ड कप निकल गया, जबकि पूरे के पूरे 10 मैचेस भारत ने पूरे लीग मैचेस के मैच जीते। तो ये 2 और मैचेस मुझे लगता है 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जो न्यूजीलैंड से हारे और 2024 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल है ऑस्ट्रेलिया से हारे। बिल्कुल, सर ने बताया कि जिस तरीके से भारतीय टीम की जर्नी रही है, लेकिन सर वाइंड अप करने से पहले एक मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि आपने 90s से लेके 2020 का जिक्र किया, 2000 का जिक्र किया, 2005, कुछ ऐसे अच्छे मोमेंट्स भी आपने बताए, कुछ ऐसी पारियां बताई जिनको हर कोई याद करना नहीं चाहता, लेकिन सर अब आगे किस तरीके से आप इंडियन टीम का फ्यूचर देख रहे हैं? 2026 का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके बाद 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या भारतीय टीम में आप बदलाव देख रहे हो? क्या भारतीय टीम 2026 और 2027 का जो वर्ल्ड कप है, जो टाइटल है, उसको उठाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है? क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर जिसने क्रिकेट को क्लोजली फॉलो किया हो तो उसने शायद 1999 से लेकर 2007, 8, 9 का वो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंस का दौर देखा है, जब वो अनबीटेबल थे। उनके अंदर एक से एक धुरंधर प्लेयर थे, उनको हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन था उस टाइम पे। वो 10 मैच जीतते थे तो गलती से एक मैच हार जाते थे और वो भी उसके लिए दूसरी टीम को पसीना बहाना पड़ता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। भारतीय टीम लगभग उसके समकक्ष है, आज लगभग उसके समकक्ष है। आप ये कह सकते हो कि हो सकता है उनके 1-2 प्लेयर उस लेवल के स्ट्रांग ना हो जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी, लेकिन आज भारतीय टीम को अब कोई भी टूर्नामेंट होता है, वो बीट वर्ल्ड कप, बीट T20, बीट टेस्ट चैंपियनशिप और बीट 50 ओवर्स वर्ल्ड, आप ये इमेजिन करते ही और मान के ही चलते हो कि भारतीय टीम टॉप 4 में रहेगी। द काइंड ऑफ क्रिकेट दे पेपर आर प्लेइंग, fearless cricket, the kind of talent
इंडियन क्रिकेट इज हैविंग राइट नाउ, जो डेप्थ ऑफ क्रिकेटर्स आर देयर इन दी द बेंच स्ट्रेंथ जो है इतनी स्ट्रांग है इंडिया की कि भारतीय मुझे लगता है कि शायद अपनी चूक से हार जाए तो हार जाए। जिस तरह से बीसीसीआई ने कंट्रीब्यूट किया है, मैनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स मजबूत हुए हैं, और जिस तरह से प्लेयर्स को चीजें और आज के टेक्नोलॉजी के उपयोग से उनको ग्रूम किया जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले 10, 15, 20 साल अनलेस एंड अनटिल की कोई बहुत बड़ा फियास्को ना हो जाए भारतीय क्रिकेट के अंदर या भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, मुझे नहीं लगता कि भारतीय क्रिकेट जो है वो टॉप 2-3 से कभी भी बाहर होगा। क्योंकि उन्होंने वो टाइम गया भारतीय क्रिकेट का कि जब भारतीय टीम हमेशा कंपीट करके और जिसको बोलते हैं ना भागती गाड़ी पकड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन आज स्थिति है कि गाड़ी चलती है तो भारतीय टीम पहले उस डब्बे में होती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप पहली सीट पे बैठोगे या दूसरी सीट पे, लेकिन आप रहोगे पहले डब्बे के अंदर ही। तो ये बड़ा हार्डनिंग साइन है मुझे लगता है, और इसका श्रेय बहुत सारे लोगों को जाता है, मैनेजमेंट, बीसीसीआई, सपोर्ट स्टाफ, और सबसे बड़ी बात उन सब प्लेयर्स को जिन्होंने साल दर साल उन हारों को पचाया है, उन डिफीट्स को पचाया है, जो भारतीयों ने उन हार्ड ब्रेक्स को डाइजेस्ट किया और प्लेयर्स ने सींचा है। मैं उन सींचने वाले प्लेयर्स में बात कहूंगा, आप मोहम्मद अली की बात करें जो उस टाइम पे कैप्टन रहे, सचिन तेंदुलकर एक टाइम पे कैप्टन रहे, इतने शानदार प्लेयर होने के बाद भी बहुत सारे मैचेस आ रहे, फिर सौरव गांगुली ने एक इंस्टिंक्ट दी, फिर MS धोनी आए, फिर रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली। तो ओवरऑल जिस तरह से भारतीय क्रिकेट, मेंस क्रिकेट इवॉल्व हुआ है ना, तो मुझे लगता है उसमें किसी एक आदमी को ना श्रेय जा सकता है, ना एक आदमी को ये इमेजिन किया जा सकता है कि इसकी वजह से आज भारतीय टीम यहाँ पहुंचा। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर दिस, बट आई थिंक इंडियन क्रिकेट इज ऑन द राइज एंड दे आर गोइंग टू राइज फॉर द नेक्स्ट 10 अ डेकेड और सो ऑल्सो, अनलेस अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि जब तक कोई बहुत बड़ा फियास्को ना हो जाए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय क्रिकेट ढलान की तरफ आने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सर से सुना, चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम की 90s की जर्नी हो या फिर 2025-2020 के वो फाइनल्स मूवमेंट, क्या बेस्ट टाइम हो सकता था भारतीय टीम के लिए, और अब 2026-2027 के लिए भारतीय टीम कितनी तैयार है वर्ल्ड कप उठाने के लिए, क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप हर कोई चाहता है कि वो अधूरा सपना जो 2023 में पूरा ना हो सका था उसको 2027 में यंग टीम इंडिया पूरा करे। इसी तरीके की स्टोरी सुनने के लिए आप हर वीकेंड हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हमारे साथ थे स्पेशल गेस्ट हमारे दीपक अरोड़ा सर, और इसके बाद हम फाइनल विसल का जो स्पेशल कार्यक्रम है इसमें हम अलग अलग क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे और स्टोरीज, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और क्रिकेट के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।